बिजनेस के लिए संपादकीय हिंदी। किसी देश में आर्थिक वृद्धि का क्या है रास्ता? इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेता का तर्क है कि देश तभी प्रगति करते हैं जब उसकी नीतियां व्यवहारिक होती हैं और उसकी सांस्कृतिक प्रगति चाहती हैं। बता रहे मिहिर शर्मा। आर्थिक वृद्धि क्या है और वह कहाँ से उत्पन्न होती है? क्या यह केवल विभिन्न सामग्रियों, कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों श्रम पूंजी का संचयन है? यह एक तकनीकी प्रगति का उत्पाद या फिर उसमें कुछ और सूक्ष्म बात काम करती है? एक अर्थशास्त्री के लिए बुनियादी प्रश्न होनी चाहिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसे सवाल उठाने वाले बहुत कम लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। जब जोएल मोकिर, फिलिप एंग्रियो और पीटर होविट को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो भी इस छोटी सूची में शामिल हो गए। तो केवल 1971 में साइमन कुजेनेस्त और 1987 में रॉबर्ट सोले को खासतौर पर वृद्धि के सिद्धांत और उसकी अकाउंटिंग से संबंधित काम के लिए पुरस्कृत किया गया था। कुजनेस्त को उनकी उस टिप्पणी के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ असमानता बढ़ती है और फिर उसमें कमी आने लगती है। यह अंग्रेजी के यू की आकृति का ही वक्र है जो उसके नाम से जाना जाता है। यह उसका उस व्यापक नज़रिए का हिस्सा है। उन्होंने यह भी समझाया कि वृद्धि प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, बल्कि उसमें किसी भी अर्थव्यवस्था के बेहतर उत्पादन संबंधों का विशाल पुनर्गठन शामिल होता है। उसके अंतर्गत जब वे अमेरिका के राष्ट्रीय शोध ब्यूरो में राष्ट्रीय आय लेखांकन परियोजना के प्रमुख थे, तब उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की अवधारणा को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया। आज इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसी बीच सोले ने अपेक्षाकृत साधारण मॉडल विकसित किया जो आज जीडीपी की वृद्धि मापने और विश्लेषण करने का आधार है। जीडीपी मुख्य रूप से पूंजी और श्रम जैसे इनपुट के संयोजन से उत्पन्न होता है। यदि कोई बचत और निवेश को प्राथमिकता देता है तो उसकी वृद्धि दर तेज होती है। जब इसे श्रम को बेहतर बनाने वाली तकनीक प्रगति से तुलना करते हैं तो सोले का मॉडल यह दर्शाता है प्रति श्रमिक उत्पादन वृद्धि मूल रूप से तकनीकी परिवर्तन के दर पर निर्भर करती है। किसी देश की पूंजी और श्रम की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वृद्धि की भविष्यवाणी करने और उसका विश्लेषण करने में सोले मॉडल उपयोगी रहा है। लेकिन इस सैद्धांतिक निष्कर्षों को हमेशा कुछ हद तक संतोषजनक माना जाता है कि वह तकनीकी बदलाव जो निरंतर वृद्धि प्रदान करते हैं कुछ अधिक जादुई प्रतीत होते हैं। यदि वे वृद्धि के केंद्र में तो फिर भी वे स्वयं कहाँ से आते हैं? यकीनन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में उन्हें खोजने, वितरित करने और प्रसारित करने के तरीके में अंतर होता है। यह वही विचार है जिसने सोलो को नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद के वर्षों में एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी यानी अंतर्जात वृद्धि सिद्धांत की दिशा में आगे लोकप्रियता हासिल की, जिसमें तकनीकी प्रगति को बहिर्जात या बाहरी स्रोतों को हासिल हुआ। मान्यता बाजार अर्थव्यवस्था को आंतरिक संरचना और तंत्र में उत्पन्न माना जाता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध करने के लिए प्रोफेसर एग्रियो और विविट को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान में इस दौरान वृद्धि के स्रोतों की पड़ताल करने वाले अकेले नहीं थे। रॉबर्ट लुकास ने इस मॉडल में मानव पूंजी को शामिल किया था। उन्होंने बृहद अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर किए गए काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वही पॉल रोमन ने पहली बार पेटेंट संरक्षण और अनुसंधान की भूमिका को इस सिद्धांत से जोड़ा, उन्हें भी अब तक नोबेल पुरस्कार मिल जाने चाहिए था। इस क्षेत्र को मान्यता देना इतना समय क्यों लगा? यह अब क्यों हो रहा है? जैसे कि अर्थशास्त्र में हमेशा होता है, जिस काम को सराहा जाता है वही वास्तविक दुनिया की नीति निर्माताओं की चिंताओं और परेशानियों का प्रतिबिंब होता है। यह धारणा बीते कुछ दशकों में नीति निर्माताओं के अनुभवों को कुछ हद तक दूर रही है। वृद्धि लगातार नवाचार, आधुनिक शोध और मानव पूंजी में बढ़त के जरिए होती है। चीन विश्व के एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और ऐसा लग रहा है कि उसने यह कामयाबी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उत्पादन निर्माण क्षेत्र के आगे और प्रेरित करके उच्च बचत दर को बढ़ावा देकर और लगातार बढ़ती पूंजी के इस्तेमाल के माध्यम से हासिल की। 1990 के दशक में अर्थशास्त्री एल्विन यंग जैसे कुछ क्रांतिकारी शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध किया कि चीन पहले उच्च वृद्धि दर हासिल करने वाले एशियाई टाइगर्स जैसे दक्षिण कोरिया और ताइवान आदि ने भी विश्व स्तरीय वृद्धि केवल अपना पूंजी निवेश बढ़ाकर, महिलाओं को कार्यबल में शामिल करके और शिक्षा के माध्यम से मानव पूंजी को बढ़ाकर प्राप्त किया। आज की दुनिया अलग है। एक असाधारण गति के बाद ऐसा लगता है कि चीन की वृद्धि अब अपने
उच्चतम स्तर का हासिल कर चुकी हैं। वृद्धि के अगले दौर के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल होगा। फिलहाल वृद्धि निवेश और शेयर सभी उन क्षेत्रों द्वारा संचालित हो रहे हैं जो स्वयं उच्च स्तर के अनुसंधान और नवाचार पर निर्भर हैं। इस कैलेंडर वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में अमेरिका की जीडीपी वृद्धि लगातार पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचे में निवेश से आई है। अब यह आवश्यक हो गया कि यह साझा किया जाए कि कौन से आर्थिक तत्व किसी अर्थव्यवस्था का तकनीकी परिवर्तन के अनुकूल बनाते हैं और परिवर्तन वास्तविक जीडीपी वृद्धि में कैसे परिवर्तित हो सकते हैं। इस साल के नोबेल विजेताओं ने इस सवालों को 2 जवाब दिए। प्रोफेसर एग्रियो और वॉटिक कहते हैं कि व्यावहारिक बनिए और जोएल मोकिर कहते हैं कि प्रगतिशील बनिए। व्यावहारिक कैसे बने? यह बात स्वीकार करके वृद्धि का अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों और कंपनियों का अंत ताकि नई कंपनियों और क्षेत्र उभरी प्रक्रिया पुरानी और प्रचलित प्रणालियों की जगह लेगी। नई कंपनियां पुरानी कंपनियों की जगह लेगी। नई तकनीकी बनाने वाले को साधारण लाभ दिए जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी को अक्षम प्रणालियों की जगह लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि वृद्धि संभव हो सके। अतीत पर टिके रहकर या उसे दोहराकर वृद्धि नहीं हासिल हो सकती। मोकिर के मुताबिक पीछे देखते रहना खतरनाक है। आर्थिक इतिहास पर लिखी उनकी कई किताबों की थीम साझा हैं। किसी देश के नवाचार और निवेश को पनपने के लिए दिए जाए या नहीं, और इसलिए आर्थिक वृद्धि हो या नहीं, यह सब सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। 1990 के प्रकाशित अपनी पुस्तक द लीवर ऑफ द रिचेज में उन्होंने तर्क दिया कि तकनीकी प्रगति की संभावना को निर्धारित करती है, लेकिन यह प्रगति प्रभावी रूप से कार्य कर पाएगी या नहीं, यह सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों पर निर्भर करता है। बाद की एक पुस्तक में वह कहते हैं कि जिन देशों में ऐसी अंतर्निहित व्यवस्थाएं होती हैं जो यथास्थिति को बनाए रखती हैं और आगे नवाचार का प्रतिरोध करती हैं, उनको हमेशा वृद्धि और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं दोनों में सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। वह यह विचार को प्रभावशाली काल्पनिक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि 1700 तक ब्रिटेन और भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्यों दिल्ली में कोई भी वेस्टर्न यूरोप कंपनियां स्थापित नहीं हुई जो यूरोप के गहरे राजनीतिक विभाजन का लाभ उठाकर लंदन में एक भारतीय राज्य स्थापित कर सकती हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिन्हें हमें आज भी खुद को पूछना चाहिए। स्वदेशी के अब खत्म हो गई मियाद। जिंदगीनामा कनिका दत्त जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी उत्पाद खरीदने के आह्वान के बाद व्हाट्सएप ऐप अंकल सक्रिय हो गए हैं। माफ़ कीजिए, शायद हमें उन्हें ARTI अंकल कहना चाहिए, जो एक स्वदेशी मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप हैं जिनमें वे व्हाट्सएप ऐप समूह के सदस्यों को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा ही एक समूह है जो कुछ सदस्यों को दिलचस्प प्रतिक्रिया साझा करने वाली हैं। व्हाट्सएप ऐप ARTI अंकल अचानक सभी लोगों को नमस्ते, क्या हम इस समूह को व्हाट्सएप ऐप से ARTI में हस्तांतरित कर सकते हैं? धन्यवाद। उत्तरदाता: बढ़िया। एक बड़े थम्स अप इमोजी के साथ उत्तर। इसके क्या फायदे हैं? उत्तरदाता: अमेरिकी ब्रांड ऐप के भारतीय समकक्षों की एक लंबी सूची भेजता है। ज़्यादातर वे क्रोम, जीमेल, MS वर्ड, पावरपॉइंट आदि के घरेलू समकक्ष हैं। उत्तरदाता दोहराता है। फायदे: स्वदेशी, गुड। इसके बाद सभी ने चुप्पी साध ली। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि स्वदेशी की अवधारणा पहले सभी लिहाजे से औपनिवेशिक संघर्ष के मूल ऐतिहासिक जड़ों से बहुत दूर तक चली गई। आज एक राजनीति और प्रतिस्पर्धा विमुख भारतीय व्यवसाय के क्षेत्र में तेजी से बहस का मुद्दा बना हुआ है। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के तुरंत बाद स्वदेशी की अवधारणा को भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ वाम दल किसी भी ऐसी नीति का विरोध करते जिसमें सरकार का नियंत्रण कमजोर होता था। दोनों पक्षों ने उन व्यवसायों से योगदान और चंदा लिया जो वैश्वीकरण के कुबयार का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वास्तव में जब तक वाम दलों ने खुदरा क्षेत्र में स्वदेशी निवेश का विरोध किया तब तक उन्हें खूब धन मिला, मगर ऑनलाइन खुदरा दिग्गज कंपनियों के प्रवेश के बाद यह मुद्दा महत्वहीन हो गया। लेकिन क्रय शक्ति रखने वाले मध्यम वर्ग
उन्हें इस बातों का कोई परवाह नहीं था कि पहले कभी नजर नहीं आए। विकल्पों और विविधता के संपर्क में आने के बाद भारतीय उपभोक्ता, चाहे वह भगवा राजनीतिक विचारधारा का हो या किसी अन्य का, वह सैमसंग, हिताची, सोनी, वर्लपूल, हुंडई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ब्लैक एंड डेकर खुशी खुशी अपना रहे हैं। और ओनिडा, एम्बेसडर, प्रीमियम, पादनी, वीडियोकॉन, यहाँ तक कि तथाकथित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी वे जो विदेशी समूह जो भारत में लंबे समय तक काम कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी के बारे में सब कुछ भूल गया है। जब मोबाइल फ़ोन जैसे नए ज़माने के कारोबार सामने आए तो कोई भी उपभोक्ता भारतीय मोबाइल फ़ोन या भारतीय सेवा प्रदाताओं के बारे में पूछने के लिए जरा भी नहीं रुका। उसके बजाय वे नोकिया, एप्पल, सैमसंग या मोटोरोला के माध्यम से जुड़ते चले गए। लावा और माइक्रोमैक्स जैसे कुछ भारतीय ब्रांडों ने कम लागत पर फ़ोन तैयार कर सामूहिक प्रयास जरूर किए, मगर यह सिलसिला चीन के वीवो, ओप्पो और सोमी के आगे ठहर गया। जब 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव हुआ तो कभी कभी देशभक्ति के आवेग में कुछ लोगों ने चीन से बनी टीवी जलाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणीकार ने व्यंग भरे लहजे में टिप्पणी की, क्या दुर्भाग्य से चीन के ब्रांडों के बदलने के लिए कोई भारतीय टीवी ब्रांड नहीं था। अब 5 साल बाद चीन बर्फीले उत्तर सीमी पर अग्रणी चौकियों से हट गया, लेकिन उसके वीवो, ओप्पो और सोमी जैसे ब्रांड अभी मोबाइल हैंडसेट बाजार में अपनी पकड़ बनाए हुए। एक असहज सच्चाई यह है कि चीन अभी भी भारत के शीर्ष 2 व्यापारिक भागीदारों में से एक है। चीन को होने वाले भारतीय निर्यात चीन से भारत को आयात का लगभग 10वां हिस्सा है। भारतीय उपभोक्ताओं अकेले ऐसे नहीं हैं कि जो अनजाने चीन में अन्य देशों उत्पादों का चयन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो व्यवसाय अपनी देशभक्ति को खुले तौर पर प्रदर्शित करते हुए भी चीन की मध्यवर्ती वस्तुओं एवं तैयार माल की एक श्रृंखला के असहाय खरीदार हैं, भले ही वे आधे अधूरे मन से क्यों न हो। भारत अगर शुरू से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ गया होता तो वह उन वस्तुओं और सेवा उत्पादन कर रहा होता। इसी तरह घरेलू आईटी हार्डवेयर का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई तो आयात प्रबंधन प्रणाली के शुरुआत के बावजूद अभी भी कोई भारतीय ब्रांड नहीं उभरा है। लेकिन घरेलू व्यवसाय की रक्षा करने की ओर लगातार नीतिगत झुकाव ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की क्षमता भारत को कमजोर कर दिया है। उनकी नतीजा यह हुआ कि एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षी दुनिया का दवाखाना कहलाने की तमन्ना और जलवायु परिवर्तन के कारण आवश्यक होता हुए विशुद्ध शून्य उत्सर्जन जैसे उद्देश्य चीन के इलेक्ट्रॉनिक एपीआई और सौर पैनल आदि मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए एप्पल आईफोन का लगभग 80% हिस्सा जो भारत के उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना के अंदर अभी भी आयात किया जाता है। अमेरिका से व्यापार पर चल रही वार्ता के बीच नीति आयोग ने मुख्य कार्यकारी वी.आर. सुब्रमण्यम ने यह बताने का जरूरत महसूस की कि कच्चे माल पर आयात शुल्क कम करना और सामान्य तौर पर पूर्वी एशिया और विशेष रूप से चीन के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना भारत के विनिर्माण निर्यात को बढ़ाने के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि चीन 18 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ये आज दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में शामिल है और पश्चिमी देशों के लिए जा रहे विभिन्न व्यापार सौदे में प्रतिस्पर्धी हैं। इसी परिदृश्य में स्वदेशी में अंतर्निहित एक रक्षात्मक आर्थिक नीति, चाहे उनकी व्याख्या कुछ भी हो, अपनी मियाद से बाहर बहुत आगे निकल गई है। व्यवहारिकता का तकाजा है कि भारतीय व्यवसाय को चाहे वे कितने भी बड़े ऐतिहासिक क्यों ना हो, प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रहना होगा, नहीं तो वे पीछे छूट जाएंगे। और भारतीय उपभोक्ता लगभग 30 वर्षों से यह संदेश दे रहा है। और प्राचीन काल मध्यकाल में भी यही हुआ था। कनिष्क के काल में